हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। फेज़ 2 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी अच्छी है और आप एग्जामिनेशन से पहले प्लीज़ सभी सेट्स को जो है क्लियर कर लीजिए, ताकि क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी होगी वो थोड़ी आपके लिए कम हो जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है आयोग ने स्पष्ट करके रखा है कि हम अपने डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आप इसी को मान के अपनी तैयारी, जो भी कुछ दिन बचे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से, जो भी मेरे प्लेलिस्ट पर आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट होगा वो अच्छे से आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के लैंग्वेज पेपर के फर्स्ट सवाल को। आपका इंग्लिश का पेपर है पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट। आपको इसमें क्या करना है, इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो आपको क्या बताना है, जो भी इसमें एरर पार्ट है, मतलब गलत है, उसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इसका दूसरा पार्ट है, हाउ कुड ही गो आउट। यह जो हो जाएगा हाउ कुड ही गो, ये आपका एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइटम इन कैपिटल लेटर्स। ब्रिंग होम दी बैकॉन। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नियरली सिमिलर इसका, तो टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलियन एनिमल डेट कैरी देयर यंग वंस इन पाउच। ऑप्शन आपको दिया गया है, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्सुपियल्स। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज पैसिफाई। पैसिफाई का जो सबसे नियरली शब्द होता है, सबसे करीबी वाला शब्द, वह बताना है आपको। इसका राइट आएगा आंसर कैम डाउन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का आपको ऑपोजिट वर्ड को बताना है। तो डिफरेंसेस का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा सिमिलैरिटीज़। ऑप्शन 1 हो जाएगा सिमिलैरिटीज़। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से 6 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला जो है वर्ड को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेंटलमैन। इसमें जो लिखा हुआ है GENTLEMAN, ये जो जेंटलमैन का स्पेलिंग है बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 7 के क्वेश्चन को। वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज ए और एन। तो इसको हम करेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। दिस बुक्स डैश टू मी, यूज करेक्ट वर्ब। आपको वर्ब जो है यहाँ पे सही बताना है। तो बिलोंग हो जाएगा, दिस बुक्स बिलोंग टू मी। अब जो है आपका हिंदी का 9 से 11 तक के लिए आपको गद्यांश को पढ़ना है फ्रेंड्स। तो वीडियो बड़े होने के हो जाने के कारण जो है मैं इसे नहीं पढ़ पाती हूँ, और आपको जो है आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे से पॉज करके, और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, उपेक्षणीय का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा उपेक्षा करने योग्य को हम उपेक्षणीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, गद्यांश में किस कवयित्री का उल्लेख किया गया। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप खुद क्लियर कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा जो कवयित्री थी उनका जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं हो सकता। तो यह नहीं हो सकता शब्द समर्थन का। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो गुणवाचक जो हो जाएगा, सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना,
इसका मुहावरे का जो है आपको जो सही एकदम अर्थ है उसे चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, सर्वस्व नष्ट करना, सब कुछ नष्ट कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा फ्रेंड्स गधा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन आ जाएगा 15 में, यह हो जाएगा स्वतः, स्वतः साथ छूट जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो यह हो जाएगा आपका जलज का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें जो प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। तरल का विलोम शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो इसका हो जाएगा ठोस। ऑप्शन 2। सवाल में है, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें तब होता है फ्रेंड्स कृत्यवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है आपसे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आशीर्वाद ये से लिखा हुआ है, यह केवल सत्य है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, यह जो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगले सवाल में दिया गया है, इनमें से पांडित्य में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो यूज़ किया है य प्रत्यय यूज़ किया गया, पांडित्य त्य, तो य का हम जो करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यह हुआ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैं आप ही अपने ही हल कर लूँगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस दिया गया है आपको यह बताना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स अद्भुत रस का। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाकवि कालिदास संस्कृत में काव्य जो है रचना करते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसके लिए जो है आपको सही ऑप्शन चूज करना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कड़ा परिश्रम करना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2 जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगले सवाल को। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव लोप कर दिया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची जो नहीं है यह है आपका पुलो मजा, पुलोम जा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब जो आता है फ्रेंड्स आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, कुल 40% आते हैं इसमें।
तो चलिए अब मैं जो है इसके जीएस पेपर को सॉल्व करवा देती हूँ। निम्नलिखित में किस किताब में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी संरक्षित रखी जाती है? तो जो भी संकटग्रस्त जीव या वृक्ष होते हैं इनकी सूची रखी जाती है आपके किसमें? तो रेड डेटा बुक नामक पुस्तक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण से संबंध नहीं है? तो कौन संबंध नहीं है फ्रेंड्स? ओजोन परत का बढ़ना नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह पर्यावरण से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित की गई? तो यह की गई थी आपके किस वर्ष? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 1858 में। अगला सवाल है, विद्युत द्वारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो यह विद्युत लेपन कहा जाता है इसे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए लोहे या स्टील से बने बाथरूम के नलों को जंग लगने से बचने के लिए जो है क्रोमियम धातु से इसे इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं? तो एसबीआई का पहले वाला नाम बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 27 जनवरी 1921 को जे.एम. कीन्स के द्वारा की गई थी और इसका नाम 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल को देख लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कि मैथ के इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति जो है यह आपके उर्वरक से संबंध रखता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण जो हो जाएगा आपका यह फ्रेंड्स देखिए धूसर यह खाद से संबंध रखता है। खाद धूसर क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित रखता है और यह मूल रूप से उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत की जो है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव से भी जुड़ा हुआ था। तो खाद या जिसे हम उर्वरक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफ़ेद संगमरमर से डैश का निर्माण करवाया गया जिसकी आकृति ताजमहल जैसी है। तो यह है आपका महारानी विक्टोरिया की स्मृति में जो है इस महल का निर्माण किया गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतम ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिया गया और यह डैश में आरंभ हुआ। यह आरंभ हुआ था फ्रेंड्स कब? तो याद रखिएगा यह आरंभ किया गया था आपका 1951 से 56 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे डैश द्वारा यकृत से बाहर निकाला जाता है। तो यह जो हो जाएगा नेफ्रॉन द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा कर्णावर्त। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यह हो जाएगा लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि मानी जाती है। अगले सवाल में है, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स कुटीर उद्योग। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है जिसमें कारीगरों द्वारा उत्पादनों का निर्माण हाथ से किया जाता है या घर से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? तो यह है आपका ऑप्शन 3 22। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं,
यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, की स्थापना की गई थी? तो यह आपके 1944 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा चलाए गए इल्बर्ट बिल से निम्नलिखित कौन से वायसराय संबंध हैं? तो जो संबंध रखते हैं वायसराय, यह है आपके लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। किसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक है बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में किया जा सकता है, उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो यह कथन था किसका? तो यह जो है आपका होमी जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो यह जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि तिब्बत से निकलती है, और इसी जो है तिब्बत नदी का ही अन्य नाम होता है फ्रेंड्स, ये सांगपो और दिहांग। तो इस प्रकार से ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है हमारा, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में कौन सी विधि विकसित की थी? तो यह थी आपकी महालवाड़ी प्रणाली। अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या था, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रायोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था? तो यह था फ्रेंड्स चैत्र माह, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो आयुष विभाग को पूर्व नाम से जाना जाता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। अगले सवाल में है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो सभी को पता होगा, यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के विरुद्ध जो है माना जाएगा उल्लंघन। नेक्स्ट सवाल है आपका, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल परिक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? तो यह आपके वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना को दर्शाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज देती है। तो कौन है ये योजना? तो यह है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो जिम्मेदार है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी का नामक नीति का आरंभ किया था? तो यह थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में किसके कारण काला ज्वार नामक रोग होता है? तो यह होता है आपका प्रोटोजुआ के कारण। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है प्लास्टीडिया, जिसे हिंदी में हम लवक कहते हैं। फ्रेंड्स, भाग 3 में सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न होंगे जिसका आपको टीचर बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन से। तो 71 में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक से संरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन 1 कबीर ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो यह देता है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सती प्रथा का उन्मूलन है यह हुआ था आपका 1829 से 30 के बीच, याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी को। कन्या भ्रूण हत्या निषेध यह हुआ था 1843 ईस्वी को, और दास प्रथा का उन्मूलन यह 1804 को। तो इस प्रकार से जब आप मिलाते हैं तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 3 है यह राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक नया घटना नहीं है। तो कौन सा नया घटना नहीं है, भारतीय इतिहास की एक नई घटना नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, नई नहीं है, एक घटना नहीं है। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे चतुर्थ बौद्ध संगति जो है यह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है आपसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से डैश द्वारा शुरू की गई थी। बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है यह किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो शेरशाह सूरी थे मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण इनका स्थान था और साम्राज्य निर्माता व प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। तो यह है आपका राष्ट्रकूट काल के कृति। ऑप्शन 1 हो जाएगा। याद रखिएगा जो एलोरा है यह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने करवाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से आज़ाद हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। 3 फरवरी 1882 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से उस आयोग का अध्यक्ष कौन था, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, W हंटर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। तो यह था आपका खम्स का। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 81 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। तो यह किया था मदन लाल ढींगरा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है आपसे, निष्क निम्नलिखित में किस काल में विनिमय का एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। तो किस काल में था ये, तो यह था आपका वैदिक काल में। चलिए अगला सवाल है, CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश द्वारा के लिए कार्य किया था। तो किस लिए कार्य किया था, तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कांग्रेस के 1916 की सत्र में पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियासत दी गई थी। तो रियायत दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल को देख, लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था, तो लखनऊ का जो समझौता हुआ था फ्रेंड्स ये 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 85 में है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था। तो सिकंदर सानी कहा गया था फ्रेंड्स आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। तो यह अनुमति समुद्रगुप्त ने जो है प्रदान की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो 3 है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, यह कथन गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है। तो जिसके लिए वे नहीं जाने जाते हैं वह बताना है। तो नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, यह जो हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई प्रणाली का जो प्रयास है सर्वप्रथम यह फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, ना कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को।
अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1613 ईस्वी ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? तो कौन किया था फ्रेंड्स, आपको यह बताना है। तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के सैनिक स्क्वाड्रन की हार, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं आप। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो यह जो प्रेरणा था यह था आपका हेनरी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले सवाल में है, 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार पीटी परीक्षा में आपको यह सवाल देखने को मिलेगा। तो जो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व है यह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो फिर आपको सही जो है इसका कारण बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, बी और सी, तीनों ही कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त युग का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे मुगल शासकों के काल दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था? तो यह जो नियुक्त किया गया था काजी उल कज़ात का, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो वह धातु जो भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तांबा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार करना है। फिर आपको कूट की सहायता से जो है सही विकल्प को चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए और बी, दोनों ही जो कथन है यह गलत है। चलिए अगला सवाल है हमारा, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो वयोवृद्ध जो राष्ट्र नेता थे ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। तो बताना है आपको, जो सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, सी सही है और ये भी जो है यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जो सही है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, इनका उपयोग दफन करने की जगहों पर को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन भारत में धार्मिक या कड़ीदार इंगित करते थे। तो क्या इंगित करते थे? छत, दरवाजे और खिड़की के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सहतीर को जोड़ने वाली एक शैली को। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो बड़ी प्लेट का उदाहरण हो जाएगा प्रशांत प्लेट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है आपका, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरे वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र डैश का कहलाता है। तो यह कहलाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, उष्ण वाताग्र कहलाता है ये। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है नम बिंदु बस्ती, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना लेकिन उसकी अनिश्चित खेती की समयावधि की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अंतर फसल, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण करती है। तो यह अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का। अगला सवाल है, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है? तो औसत लवणता इसमें है फ्रेंड्स 35%। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम क्या है? तो यह पैंथलासा था। और अगर इसके जो ये महासागर का नाम था वहीं अगर आपको भू स्थल का नाम पूछ लेता तो यह पैंजिया कहलाता था। तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं।
अगला सवाल है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे धूम कोहरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो सबसे अधिक जो है फ्रेंड्स छोटा नागपुर के पठार में है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, एशियाई देशों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह कर्क रेखा गुजरती है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से। अगले सवाल में है, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है? तो सबसे अधिक ज्वार क्षेत्र गुजरात के तट पर देखा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो यह पाया जाता है फेल्सपार। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है आपका कूट की सहायता से आंसर को बताना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा फ्रेंड। जो पायराइट है यह भी पाया जाता है और फेल्सपार जो है यह भी पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो नानूरा बांध है यह गंगा नदी पर है, यह आपका गलत कथन है, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है आपका यह नदी सही सुमेलित है। सॉरी फ्रेंड्स, नरोरा बांध जो है गंगा नदी पर है, यही एक सही है। बाकी जो कोयना है, कोयना बांध है, यह कावेरी नदी पर है, यह नहीं है, गलत है, क्योंकि यह जो है आपका, क्योंकि कोयना नदी बांध जो है यह कोयना नदी पर ही अवस्थित है। ये जो कोयना ही नदी पर कोयना बांध अवस्थित है। और बात करें मेट्टूर बांध की, तो यह आपके कावेरी नदी पर अवस्थित है, यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही गलत जोड़े हैं। और जो आपका तीसरा जोड़ा है नरोरा बांध गंगा नदी पर, यह सही है, और नरोरा बांध जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रांस के ऊपर अल्पास से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन डैश कहलाती है? तो यह कहलाती है मिस्ट्रल। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो एक दिशीय प्रवाह दर्शाने वाले होते हैं ऊर्जा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो यह पट्टी आपके किस में उपस्थित है फ्रेंड्स? आपको कूट की सहायता से बताना है। तो 2 और 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो यह ध्वनि प्रदूषण पर तापीय ऊर्जा जो है कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? आंसर बताना है आपको। तो शीत ऋतु के लिए जो अधिकतम उपयोगी है यह हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मिलान करना है, फिर आपको जो है आंसर बताना है। तो पता होगा फ्रेंड, जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या हो पाया जाता है? मौसम लगभग घटनाएं पाई जाती हैं। समताप मंडल में गैस की परत पाई जाती है। मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड परत पाए जाते हैं। और बाह्य वायुमंडल में आयान मंडल पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब आप कूट को मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है। तो क्या की जाती है फ्रेंड्स? तो निवल प्राथमिक उत्पादन का किया जाता है इसमें। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं, संचार में प्रचलित रोपण कृषि का सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो जब आप इसका चयन करेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो यह हो जाएगा स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का दक्कन का पठार जो कि बेसाल्ट से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको यह बताना है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है इसके बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति उसको दर्शाता है जहां एक व्यक्ति कार्यरत लेकिन कुल उत्पादन में जोड़ने में योगदान नहीं देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको यह बताना है।
तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको फिर से बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे जब आप तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 4 है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो जो असत्य कथन है फ्रेंड्स यह हो जाएगा, एक सकारात्मक संतुलन का मतलब यह होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर ज़्यादा व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन के लिए किए गए प्रयासों को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं कृषि विकास। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही कथन जो है इसके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो यह अधिकार जो प्राप्त है यह प्राप्त है आपके संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल में है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है फ्रेंड्स यह हो जाएगा, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो किन किन देशों में प्रचलित है। तो दोहरी नागरिकता जो है एक व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति है जिसमें व्यक्ति उन राज्यों के कानून के तहत समवर्ती रूप से अधिक राज्य का नागरिकता राज्य के आंतरिक राजनीतिक जीवन पर केंद्रित होता है, और ऐसी जो व्यवस्था है अमेरिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो याद रखिएगा अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए कथनों पर विचार करना है आपको और फिर आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो जब आप देखेंगे ऑप्शन तो पाएंगे दोनों ही गलत ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय की न्याय द्वारा जारी किया गया लेख क्या हो सकता है। तो यह हो सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार करना है और फिर आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो यह बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में दो कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य है आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो 2 कथन जिसमें सत्य दिया गया है यह हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान प्रकृति में जो है यह संघीय और एकात्मक दोनों है, क्योंकि यह संघीय और एकात्मक विशेषताओं का एक संयोजन है, और भारत को राज्यों का संघ भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे इसका ऑप्शन 3 और 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको आंसर बताना है। तो जो अरस्तु हैं इन्होंने पॉलिटिकल से जो है जुड़े हुए हैं। बात करें कौटिल्य की तो यह अर्थशास्त्र के लेखक हैं। बात करें प्लेटो की तो यह रिपब्लिक के जो है बुक से रिलेट करते हैं, और जो हेरोल्ड लास्की हैं यह ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब जब मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अब अगले सवाल को, संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 317। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको आंसर बताना है। तो अनुच्छेद जो 16 है यह आपको सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की जो है देता है, और जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों से संबंध रखता है। अनुच्छेद 14 के हिसाब से आप कानून के समक्ष समानता पाते हैं, और 17 जो है अस्पृश्यता का अपराध कहता है। तो आप जब ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों का अनुदान देता है।
तो यह वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, कौन करता है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको जो है आंसर बताना है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राज्य आपातकाल से है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 360 का जो है अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंध रखता है और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंध रखता है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारे संविधान में प्रीव्यू पार्ट्स और विशेषाधिकारियों का उन्मूलन डैश द्वारा किया जाता है। तो यह 26वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति डैश कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें भी आपको कूट की सहायता से आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 2, 3 और 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति दे सकते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। संविधान की वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो कौन बताता है? तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत बताता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है आपका, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो नहीं है मौलिक अधिकार, यह हो जाएगा आपका संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।